नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज के लेक्चर में हम 21 मार्च का 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई आज के करंट अफेयर में आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए एज इट इज, उसमें कोई फेरबदल नहीं, हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IAS RAS विद RJ इसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों, इसको आप जाके जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर रोज की पीडीएफ ब्रांड न्यू आपको सुबह सुबह रोज मिल जाया करेगी, ठीक है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के लिए, और ये आपकी उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है, फालतू की बकवास नहीं की गई है कि आप इस वाले सम्मान को, उस वाली संस्था को, उस वाली इसको, उस सन में हुआ, उस डेट को हुआ, इस तरह की कोई बकवास नहीं है। जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाती है उस चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो ठीक है दोस्तों, आपका समय खराब किए बिना हम आते हैं आज की चर्चा पे। आज के जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उन पे आते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के उसमें। तो हम जो चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि घटना क्या है, उसके बाद ये बताएंगे कि आपके एग्जाम के लिए वो चीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल, जन आधार ई वॉलेट। कौन सा है? जन आधार ई वॉलेट। इसको क्या है, कल हमारे सीएम गहलोत जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कि भाई अब जन आधार ई वॉलेट रखो आप सारे। अब आपको लेदर का वॉलेट रखने की जरूरत नहीं है, आप ई वॉलेट रखो। तो आपने सोचा सर ये ई वॉलेट कुछ नई तरह की चीजों का बना होगा। भाई ई वॉलेट का मतलब तो आयरन का वॉलेट, वो आई वॉलेट हो जाएगा फिर तो दोस्तों ई वॉलेट क्या होता है? ये एक डिजिटल वॉलेट होता है। क्या होता है? डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट का मतलब समझे तो, डिजिटल वॉलेट का मतलब यह है कि आपके जन आधार से लिंक एक अकाउंट होगा, या आपके अकाउंट से लिंक एक बटुआ होगा, एक पर्स होगा, जिसमें स्पेशली राजस्थान सरकार जो ट्रांजैक्शन करती है उसके पैसे आएंगे और जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके बारे में हमने लिखा क्या है, क्या मेंशन कर रखा है। तो देखो दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। इसका प्रयोग कहां किया जाएगा? इसका प्रयोग सरकारी योजनाओं के सभी लाभार्थियों को अथवा अन्य उद्देश्यों हेतु सभी प्रकार के नगद और गैर नगद राशि के वाउचर्स के भुगतान के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। सभी प्रकार की नगद और गैर नगद जो वाउचर्स हैं उनके भुगतान के लिए अगर कहीं से पैसे का यूज किया जाएगा तो कहां से किया जाएगा? वो ई वॉलेट से किया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं उस चीज को लेकर आपको क्लियरिटी बनी होगी। तो दोस्तों, यहां से आरएएस के अंदर जो है वो आपका 20 शब्दों में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको आप 20 शब्दों में लिखिए। ये आरएएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता दूसरी किसी परीक्षा में ई वॉलेट से संबंधित कोई सवाल आने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर जन आधार की अब चर्चा हुई है तो एक बार फिर से हम जन आधार के बारे में जान लेते हैं कि जन आधार एक्चुअल में क्या है। ठीक, वैसे तो आप सभी लोग जन आधार से इतना परिचित हो, हर जगह जहां देखो जन आधार का यूज करते फिर रहे हो आप। आपको कुछ भी करना है सबसे पहले जन आधार ले आओ, फॉर्म भरना जन आधार ले आओ, ये करना जन आधार ले आओ, वो ले करना जन आधार ले आओ। ठीक है, तो जन आधार जो है वो राजस्थान की राष्ट्रीय आईडी है। राजस्थान की आपकी राष्ट्रीय आईडी है। राष्ट्रीय आईडी, आपके पास कुछ हो ना हो, जन आधार हो तो आप ये मान लो गहलोत जी के दामाद हो गए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जन आधार के बारे में जानते हैं बिना किसी बकवास के। चलो, हाँ, तो जन आधार क्या है? ये एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान योजना है। एक नंबर मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। किसको एक नंबर मिलेगा? आप बोलोगे भाई एक आदमी एक ही तो नंबर मिलेगा, तो नहीं भैया, एक परिवार को एक नंबर मिलेगा। एक परिवार को एक नंबर मिलेगा, उस एक नंबर के लिए एक कार्ड मिलेगा। सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक ही कार्ड होगा और एक ही पहचान होगी पूरे परिवार की कि भाई ये उस कुनबे से संबंधित आदमी है ये। ठीक है,
इस जनाधार कार्ड को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्य के सभी निवासी, बस आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए राजस्थान की, आपको जनाधार मिलेगा ही मिलेगा, या आप जनाधार बनवा ही सकते हैं एकदम मुफ्त निशुल्क। अब हम पहचान संख्या की बात कर लेते हैं कि जनाधार में पहचान कैसे होती है। ठीक, तो प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकों की पहचान दी जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इस तरह से 10 अंक होंगे, वो एक परिवार की पहचान होगी। ठीक है, और व्यक्तिगत जो पहचान है, सदस्यों की जो व्यक्तिगत पहचान है, वो 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान प्राप्त होगी, 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान होगी। अब आप बोलोगे सर उसमें तो 12 अंक होते हैं, आप 11 क्यों बोल रहे हो? तो बेटा मुझे पता है कि उस पर 12 अंक होते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, राजस्थान की जनाधार .rajasthan.gov.in पर 11 मेंशन कर रखा है। ठीक है, वैसे तो आपको मुझे पता है 12 होगा, और मैंने 11 जानबूझ के लिखा है कि राजस्थान की ऑफिशियल साइट पे आखिर मेंशन क्या करके रखा है वो तो आप जान लो, इतने होशियार लोगों को क्यों बिठा के रखा है। या फिर हो सकता है 11 और 12 का कोई अलग डिफरेंस हो, कोई अलग ही लोचा हो जो हमारी और आपकी समझ से बाहर हो। लेकिन हम तो अगर नॉर्मली पूछा जाता है 11 और 12 दोनों ही ऑप्शन में दे रखे होते हैं तो हम 12 पे लगाएंगे, लेकिन अगर 12 नहीं दे रखा होता तो फिर हम 11 पे टिक करेंगे। हमारा मेन काम है एग्जाम क्वालिफाई करना, ज्ञानी बनना नहीं है। जब हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और राजस्थान सरकार के अंदर जाके बैठ जाएंगे तो हम इसको 15 अंकों का भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे आते हैं अपन। मुखिया कौन होगा इसमें? परिवार का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला को बनाया जाएगा। किसको? महिला को। तो भैया ये महिला सशक्तिकरण का दौर है, याद रखना। जहां कहीं मुखिया में या लाभार्थी में आप टेंशन में आओ तो महिला को सबसे पहले लगा दो, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का दौर है। और राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर तो महिलाओं का बहुत ज्यादा सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है भाइयों बहनों, तो महिला अगर अनुपस्थित है, भाई महिला नहीं है, 2 बच्चे हैं, एक आदमी है और औरत नहीं है। अब नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे? मतलब कहने का मतलब ये है वो है नहीं, अभी भगवान को प्यारे हो गए वो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो पुरुष है उसको मुखिया के तौर पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, यदि महिला है तो फिर तो महिला ही रहेगी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है इतनी जालसाजी करने का? भाई इतना जो बखेड़ा खड़ा किया है, इतनी परेशानियां भुगती हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि राज्य के सभी निवासियों को, सभी परिवारों को जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाएं डाटाबेस प्राप्त करना है। राज्य के सभी निवासियों का और सभी परिवारों का क्या? जनसांख्यिकी। आखिर में एक परिवार में कितने बच्चे हैं? कभी कभी तो ये स्थिति है राजस्थान के अंदर किसी किसी परिवार की कि बच्चों के नाम से तो छोड़ो आप, बच्चों की संख्या के नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 4 कौन सा है, नंबर 5 कौन सा है। तो इस तरह से पता लगाना पड़ रहा है। भाई एक परिवार में 20 बच्चे 22 बच्चे हैं, पता तो लो कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो जनसांख्यिकी, जनसंख्या कितनी है इस चीज के बारे में सही आकलन करना, मतलब परिवारों की संख्या कितनी है राजस्थान के अंदर, उन परिवारों में एक परिवार के अंदर कितने निवासी हैं, तो उस तरह से टोटल निवासियों की संख्या कितनी है राजस्थान में, यह इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। दूसरी तरफ क्या है? सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार करना कि भाई किसी परिवार की या किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या है। कहीं वो SC ST लिख के आनंद तो नहीं उड़ा रहा, EWS लिखे पता लगे उसके पास EWS का या BPL का कार्ड है, जैसा कि है, और है वो गांव का सरपंच, जैसा कि है अभी जनाधार बनने के बाद भी ये सारी विसंगतियां मौजूद हैं, लेकिन कोशिश तो की गई, चलो उसकी सराहना होनी चाहिए। ठीक, आगे के हम पॉइंट पे आते हैं कि परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान और पता का निर्धारक दस्तावेज है। पहचान और पता, यदि आपके पास जनाधार है तो राजस्थान के अंदर आपको अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, आपका जनाधार ही सफिशिएंट है। ठीक है भाइयों बहनों, आगे आते हैं। इसका उद्देश्य और क्या है कि विभिन्न प्रकार की लाभ एवं कल्याणकारी योजनाओं का न्यायपूर्ण हस्तांतरण। तो आपने बोला सर ठीक है, लाभ का हस्तांतरण भी ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं का हस्तांतरण भी ठीक है, लेकिन न्यायपूर्ण हस्तांतरण क्या होता है?
तो दोस्तों न्यायपूर्ण हस्तांतरण वो होता है जैसे कि किसी परिवार को तो 3 बार मिल गया कोई चीज, किसी योजना का लाभ 3 बार मिल गया, 4 बार मिल गया, और दूसरा परिवार जो है उसको बेचारे को 1 बार भी नहीं मिल पाया। तो इस तरह की विसंगतियों से बचने के लिए जन आधार को लेके आया गया कि भाई जन आधार एक बार अपलोड हो जाएगा डाटाबेस पे तो पता लग जाएगा कौन से परिवार को लाभ मिल चुका है, कौन से परिवार को लाभ नहीं मिला है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। इसका शुभारंभ किया गया है कल ही। शुभारंभ कब किया गया इसका? 20 मार्च को। 20 मार्च को शुभारंभ किया गया, 21 मार्च को हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, तो पहले इस टॉपिक की चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि वनडे एग्जाम के अंदर किस तरह से प्रश्न बनेगा और आपके आरएस के अंदर यहां से किस तरह का प्रश्न बनने के चांस है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, पहले इसके नाम के ऊपर जाओ। आश्रितों की सेवा करना। आश्रित कौन हो सकता है? आश्रित या तो कोई दिव्यांग हो, या कमजोर हो, या बूढ़ा हो, इस तरह के लोग ही आश्रित होंगे। भाई जिसके हाथ पैर सलामत है, शरीर में ताकत है, वो काहे को किसी के आश्रित होगा? वो तो खुद दुनिया को आश्रित बनाने के मूड में रहेगा, हमेशा दुनिया परेशान रहेगी उससे, आश्रित तो छोड़ो। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वही हम कह रहे थे, आश्रितों की सेवा। आश्रित कौन? दिव्यांग और वृद्ध। चाहे जवानी में इन्होंने लंगोट लटका के रखी हो पेड़ों के ऊपर, लेकिन अभी वृद्ध हैं तो आश्रित हैं। विधवा महिलाएं और आश्रित लोग। और आश्रित लोग का मतलब ये है भाई कोई बीमार है या किसी तरह का इंसान है, मतलब जो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, उस तरह के आश्रितों के घर बैठे, जब वो घर में बैठे हों तब भी जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना कि भाई आप घर पे ही रहो, आपके पास सरकार का नुमाइंदा आएगा, आप जरूरी दस्तावेज देना, वो आपको घर बैठे ही जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ के जाएगा, आपको घर बैठे ही उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसके प्रमुख बिंदु किस तरह से हैं? इस योजना के अंतर्गत देखो, हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित करेगी, उनसे संपर्क करेगी। चलो चिन्हित भी हो गए, संपर्क भी कर लिया। अब क्या होगा? अब चिन्हित व्यक्ति के पास सेवा प्रदायक जाएगा। अब ये सेवा प्रदायक कौन होंगे? ये सेवा प्रदायक जो हैं मेरे भाइयों बहनों, या तो सरकारी मास्टर होंगे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ये दो के अलावा तीसरा मुझे आज तक कोई मिला नहीं। सरकारी मास्टरों की हालत तो ये, वो पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते हैं। मुझे तो लगता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और सरकारी टीचर के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपने 4 साल में इंजीनियरिंग को छोड़ के सारे काम करता है, और सरकारी मास्टर अपनी पूरी ड्यूटी में टीचिंग को छोड़ के सारे काम करता है। ठीक है दोस्तों, पर अपन को क्या, अपन को तो पैसे से काम है, तनख्वाह मिल ही जाती है टाइम पे। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना में उन्हें सरकारी सेवाओं का क्या दिया जाएगा? लाभ दिया जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था मैं ये देखूंगा कि आपके एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां से प्रीलिम्स का या वनडे एग्जाम का कोई सवाल नहीं बनता। प्रीलिम्स का या वनडे एग्जाम का कोई सवाल नहीं बनता। तो सवाल किस चीज का बनता है? यहां से सवाल बनता है आपका फिर से आरएएस मेंस के अंदर। आरएएस मेंस के अंदर सवाल बनेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं का जो भाग है, जो पार्ट है, उसमें मेंस के अंदर सवाल बनेगा आपका 20 शब्दों में, क्योंकि 50 शब्दों के लायक इसमें शब्द ही नहीं है योजना के अंदर। अब आप में से कई भाई बहनों के समझ में एक, आपके दिमाग में एक विचार आया हुआ कि सर ठीक है, आपने कहा और हमने मान लिया कि 20 शब्दों में बन जाएगा, तो सर आपने इसके अंदर ये तो बताया ही नहीं है कि इसकी कब शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था। ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के दिमाग में टेंशन रहती है। वो क्या करते हैं, नामों को रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सर पुरस्कार किन किन लोगों को मिले। पहली योजना की शुरुआत की डेट क्या रही। अरे भाई मेरे, कितनी डेट याद कर सकते हो तुम? आपको चलो डेट याद कितनी योजनाओं की करो, आपको योजनाओं के उद्देश्य याद नहीं रहेंगे एग्जाम तक, आप डेट तो भूल ही जाओ। ठीक है, और डेट और सन इतनी इंपॉर्टेंट रहती नहीं है जितना उसका उद्देश्य रहता है, और किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है, किस विभाग के अंतर्गत आती है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। जब जन कल्याण की योजना है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही आती हैं वो सारी की सारी।
चलिए ठीक है, अब दोस्तों हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे के करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। क्या है हमारा, तो वो है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सभी विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण है जोधपुर के अंदर या जोधपुर में जो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन मिशन है, उसकी स्थापना हो रही है, उसका कल शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा, वही हमारे गहलोत जी। ठीक है, 3 जगहों पर बनाया जा रहा है ये, जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंदर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन मिशन। देखो मेरे भाइयों बहनों, राजीव गांधी को भारत के अंदर आईटी क्षेत्र का जनक माना जाता है कि भाई भारत को कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस कराने वाले यदि कोई व्यक्ति है तो वो राजीव गांधी जी हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इस इनोवेशन मिशन के अंदर क्या क्या तो किया जाएगा और क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। हम एक एक पॉइंट पे आगे चलते जाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि आपके एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां सफाई करते हैं थोड़ी सी, ये सारी चीजें आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। तो पहला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस तरह से है कि यह संस्थान क्या करेगा, स्टार्टअप और सर्विस प्रोफेशनल्स। सर्विस प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जो लोग नौकरी पेशा हैं और उसमें भी अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, उनको बोलते हैं हम सर्विस प्रोफेशनल्स। स्टार्टअप्स किसको बोलते हैं, जिनके बारे में दिमाग में अभी अभी विचार आया है और एक छोटी पूंजी लगाकर या एक जिस तरह की पूंजी लगाने की व्यक्ति की क्षमता है उस तरह की पूंजी लगाकर एक उद्योग की स्थापना की गई है, अभी अभी प्रारंभ किया गया है, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो हम फिर से पढ़ते हैं। यह संस्थान स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल्स को विश्व स्तरीय सुविधाएं, मतलब विश्व में इससे अच्छी सुविधाएं नहीं हो सकती, विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, उसके साथ साथ में नए विचारों को धरातल पर उतारने। ऐसा नहीं है कि विचारों के बारे में सोचते सोचते बंदा गालिब हो जाए, तो वो विचारों के बारे में इतना मगन है, उनको धरातल पे भी लेके आना है कि भाई किसी के दिमाग में कोई विचार आया है तो उसको धरातल पे किस तरह से उतारा जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है सारे विचार धरातल पर उतार दिए जाए, उसके लिए एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपका विचार ढंग का है, किसी मतलब का है, तो उसको धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के अंतर्गत। ठीक, चलो अब आगे पॉइंट पर चलते हैं। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, या फिर आरएएस का हो, प्लग एंड प्ले मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्चुअल में जो प्लग एंड प्ले मॉडल है उसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो एक्चुअल में जो प्लग एंड प्ले मॉडल है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। किसकी है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, ये इस चीज को लागू करने में लगा हुआ है। ठीक है, मोदी जी ने विचार दिया भाई प्लग एंड प्ले मॉडल होना चाहिए, इसके लिए एक योजना शुरू की प्लग एंड प्ले मॉडल पे, मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के नाम से। ठीक है, कौन सी स्कीम, मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, मतलब इंडस्ट्री को मॉडिफाई करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो। योजना का सीधा सीधा उद्देश्य यही है, मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। ठीक, वैसे आपके लिए काम की नहीं है लेकिन यहाँ पे आया चर्चा में तो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है कि यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। अब इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल के यहाँ पे। ठीक, चलो दोस्तों, चलो अब जानते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल के बारे में। तो इस मॉडल के आने से पहले यदि कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है,
क्या लगाना चाहता है? इंडस्ट्री। तो उसको क्या करना पड़ता था? सबसे पहले जमीन खरीदनी पड़ती थी, फिर क्या करना पड़ता था? फिर बिजली, फिर क्या करना पड़ता था? फिर पानी, फिर क्या करना पड़ता था? फिर कनेक्टिविटी, फिर क्या करना पड़ता था? लेबर, फिर क्या करना पड़ता था? कर्मचारी, ऊपरी स्तर के। ये सारी चीजों की मतलब पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको स्थापना करनी पड़ती थी। लेकिन प्लग एंड प्ले मॉडल के अंतर्गत क्या किया जाएगा? प्लग एंड प्ले मॉडल का अंतर्गत है कि बटन दबाओ और खेलना शुरू। मतलब अगर आपको कोई विचार है जिसको धरातल पे आप उतार सकते हैं, आप इतने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता है, तो आप राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के अंदर आइए। वहां आपको जमीन मिलेगी, वहां आपको बिजली मिलेगी, वहां आपको पानी मिलेगा, वहां आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, वहां आपको लेबर मिलेगी और ट्रेंड कर्मचारी भी मिलेंगे अगर आपको चाहिए तो। मतलब सारी चीजें एक ही स्थान पर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, आपको सिर्फ पे करना है उसका, और वो भी सब्सिडी पे, वो भी कम दामों पे पे करना है। तो प्लग एंड प्ले मॉडल आपकी समझ में आया होगा भाइयों बहनों, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले मॉडल से आपसे RAS मेंस के अंदर फिर से प्रश्न बन सकता है। ये इकोनॉमी सेक्शन के अंदर बनेगा, ये 50 शब्दों में 20 शब्दों में प्रश्न बन सकता है, यहां से बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। यदि बड़ा प्रश्न यहां से बनेगा तो वो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के बारे में ही डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आपसे 50 या 100 शब्दों में बड़ा प्रश्न बनेगा यहां से, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस तरह की जो सर्विस है, नॉलेज सर्विस है और इनोवेशन हब है, वो अभी भारत की, राजस्थान की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी जरूरत है। यदि हमें विश्व के अग्रणी देशों के अंदर जाना है तो इस तरह के इनोवेशन हब को न सिर्फ स्थापित करना पड़ेगा बल्कि उनका एफिशिएंसी के साथ हमें पालन भी करना पड़ेगा, उनको चलाना भी पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि डिजाइन, शिक्षा शास्त्र एवं असेसमेंट इसके केंद्र में होंगे। भाई जो इनोवेशन मिशन, इनोवेशन हब शुरू किया है उसके केंद्र में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या सोच के किया है? तो डिजाइन किसका? स्टार्टअप्स का और सर्विसों की। शिक्षा शास्त्र मतलब शिक्षण प्रदान करना, अगर किसी चीज को शिक्षण की जरूरत है, शिक्षण कंप्लीट नहीं है, कुछ चीजों की जरूरत है जिनके बारे में जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी भी प्रदान करना है। और लास्ट में असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन होना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। यदि मूल्यांकन नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको नौकरी में जाने से पहले आपका मूल्यांकन नहीं हो, आप जीवन में नहीं पढ़ो, कभी नहीं पढ़ो, आप किताब नहीं उठाओ कभी, ठीक है। अब अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार एक अनुकूल समग्र पारिस्थितिकी तंत्र, अनुकूल का मतलब होता है जो भी यहां पर छोटा बड़ा बिजनेसमैन आया है, छोटा बड़ा स्टार्टअप लेकर आया है, ये उसको जिन जिन चीजों की जरूरत चाहिए वो जरूरतों की पूरा करने वाला एक तंत्र वहां पे होगा। एक अनुकूल एवं समग्र पारिस्थितिकी तंत्र होगा बिजनेस करने का, इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने का, ठीक है। इसकी दिशा में कार्य करने की योजनाएं चल रही है। इसकी योजना के अंतर्गत ही इस सब की स्थापना हुई है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है? इसके बड़े पैमाने पर इनोवेशन होंगे, उद्यमों का निर्माण होगा और रोजगार होगा। भाई इनोवेशन और उद्यम निर्माण करने में यदि भारत सरकार या राजस्थान सरकार सफल हो जाती है तो मैं बता रहा हूं कि इतने लोगों को रोजगार देना बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है राजस्थान देश की, और राजस्थान में अभी ठीक ठाक आबादी है, लेकिन फिर भी यदि आप इनोवेशन और इंडस्ट्री को बढ़ावा दोगे तो आपको ये जो आबादी अभी परेशान कर रही है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में चेंज हो जाएगी, जिसकी प्रधानमंत्री अक्सर बात करते रहते हैं। ये आपको जन जो सांख्यिकी है उसका लाभ प्रदान करेगी कि देखो ज्यादा लोग होने से परिवार में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यदि सारे के सारे इनोवेटिव हैं, सारे के सारे बिजनेस में लगे हैं, सारे के सारे कमाने धमाने वाले हैं, तो देखो बड़ा परिवार कितनी स्पीड से प्रगति करता है। तो ये भारत हमारा बड़ा परिवार है, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। ये इनोवेशन हब समुदाय द्वारा संचालित इंक्यूबेटर, हैकर, एक साथ कार्य करने वाले लोग, जो एक साथ काम करने वाले लोगों से मतलब है एक ही प्रकार की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उनको क्या करेगा? स्थान प्रदान करेगा।
बोला सर इनके घर पे स्थान नहीं है, दूसरी कंपनियों में स्थान नहीं है। ऐसी बात नहीं होती मेरे भाई। स्थान प्रदान करने का मतलब ये है, आपने वही फिर से कोई इनोवेशन किया या एक स्टार्टअप की शुरुआत किया, तो उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर प्रदान करेगा। वहाँ पे आपके लिए जगह है, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही, आप वहाँ जाओ, आपका काम 100% होगा। ठीक है, आगे इसमें उपस्थित फैकल्टी, सह सलाहकारी निकाय और थिंक टैंक है, वो दुनिया भर में तकनीकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी होंगे। मतलब इसके अंदर जो फैकल्टी होगी शिक्षण के लिए, जो टेक्नीशियन, जो तकनीकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी लोग होंगे, सलाहकारी निकाय होगा, ठीक है, थिंक टैंक होगा। थिंक टैंक का मतलब आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो उस चीज़ की समाधान के लिए एक थिंक टैंक होगा, वो दुनिया भर के अग्रणी लोग होंगे। ऐसी बात नहीं है किसी मेरे जैसे को बिठा दे जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि इनोवेशन हब के अंदर हो क्या रहा है। कोई अपना स्टार्टअप लेके आया, अपने की समझ में तो ये आया भाई ये काम खराब कर देगा, ठीक, तो ऐसे लोग नहीं होंगे। वहाँ कैसे लोग होंगे, दुनिया भर के अग्रणी लोग होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा। अब हम अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो दोस्तों अभी राजस्थान के अंदर क्या है, बहुत स्पीड में घोषणाएं हो रही हैं, चाहे ये कह लो काम हो रहे हैं। घोषणा छोड़ो, अपन तो एक बात कर लेते हैं, काम हो रहे हैं। तो उसके देख के तो मुझे लगता है कि इलेक्शन का IPL शुरू करवा देना चाहिए। हर साल इलेक्शन होने चाहिए, कम से कम लोगों का भला तो होगा, स्टूडेंट का भला तो होगा। 5 साल की बात, या तो गवर्नमेंट आती है तब 2 महीने जोर में होती है, यहाँ पर इलेक्शन आता है तब 4-5 महीने जोर में होती है। अभी देखो इनोवेशन मिशनों के आपके शुभारंभ किए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। चलो अपन को क्या है, वो सरकार का काम सरकार ही जाने। अपन अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है अपना बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना करी गई है। कहाँ करी गई है, जामडोली में, जयपुर में। तो ये यहाँ से वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन, या RASPD के लिए क्वेश्चन बनता है, RASPT के लिए क्वेश्चन बनता है, या वनडे एग्जाम मतलब SI और आपके रीट और पटवार और कांस्टेबल, इस तरह के लोगों के लिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो एक इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया गया, उस विधेयक को आप याद रखना। उस विधेयक का नाम है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023। ठीक है, कौन सा विधेयक लेके आया गया था, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, दिव्यांग विश्वविद्यालय, स्थापना कहाँ होनी थी, जयपुर में, तो जयपुर विधेयक 2023। इसको आप याद रखना कि निम्नलिखित में से किस विधेयक के अंतर्गत बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये जो आपसे पूछ लेगा यूनिवर्सिटी एक्ट 2001, इस तरह से पूछ लेगा आप। तो राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम 1856, इस तरह से पूछ लेगा आपको। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक 2023, इस तरह से जो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा कि आमटे जामडोली के अंदर विश्वविद्यालय की या दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो किस विधेयक के द्वारा की गई थी या किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको सन याद करने की बहुत जरूरत है। बाकी आप हर चीज की सन और डेट याद करते हुए मत चलिए। एग्जाम के अंदर इस तरह का 1 या 2 प्रश्न आते हैं और उस पर समय आप बहुत ज्यादा लगा देते हो और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा। सन वाला और डेट वाला तो मैक्सिमम गलती होती। ठीक, अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण प्रशिक्षण देना, शिक्षण का प्रशिक्षण, शोध, दिव्यांगों का पुनर्वास। दिव्यांगों का पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब ये है यहाँ पे कि इनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, इनको कौशल विकास करना, इनका कौशल विकास। भाई किसी का कौशल विकास कर दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विद्या दान सभी दानों में प्रधान होता है। आप किसी को कौशल युक्त कर दो, कौशल युक्त व्यक्ति अपने साथ साथ 10 लोगों का पुनर्वास और कर देगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं आज के अंतिम न्यूज आर्टिकल की तरफ। उस न्यूज आर्टिकल का नाम है कला पुरोधा सम्मान। ठीक, राजस्थान के अंदर हाल ही में कला पुरोधा सम्मान दिए गए। कला पुरोधा सम्मान
क्यों दिए गए भाई, किस खुशी में दिए गए? तो ये दिए गए थे अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। भाई आज़ाद हुए हम, भारत देश आज़ाद हुआ, 75 साल पूरे हो गए। उधर मोदी जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इधर गहलोत जी भी कहाँ कम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कला प्रोदा सम्मान दे दिया। चलो भाई, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को, इन्होंने बचे ही कितने होंगे, भगवान के पास चले गए होंगे सर। ठीक है, 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को 51 कलाकारों को दिया गया है। ठीक है, अब आप पूछो सर आपने नाम तो लिखा ही नहीं एक भी कलाकार का, तो भाई 51 कलाकारों को दिया गया है समान श्रेणी का समान पुरस्कार। किस किस का नाम याद करते फिरोगे? आपसे पूछेगा भी नहीं वो कि निम्नलिखित में से किस किस को कला प्रोदा सम्मान दिया गया है, नहीं पूछेगा। पूछ ले तो गारंटी है मेरी। 51 कलाकारों, क्योंकि जब तक और कला प्रोदा सम्मान और 10-20 को मिल गया होगा, जब तक एग्जाम होगा जब तक 51 को और मिल गया होगा। मतलब इसी तरह से 100-200 लोगों के नाम, अपने परिवार के लोगों का नाम भूल जाता है बंदा, अगर परिवार बड़ा हो तो। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर के द्वारा दिया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर के द्वारा इसको प्रदान किया गया है आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 वर्ष से ऊपर के 51 कलाकारों को। भाई 75 वर्ष से ऊपर के 51 को क्यों दिया गया सर? सबको क्यों नहीं दिया गया? और भी तो 75 साल के हो गए थे, कलाकार थे 75 साल के भी हो गए थे। तो दोस्तों इन कलाकारों की भागीदारी थी, ये सम्मान दिया गया लोक कलाओं, संगीत, परंपरागत सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण हेतु कार्य करने वाले लोगों को दिया गया। मतलब जिसने किसी न किसी कला का, संगीत का, परंपरागत सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण में अपना योगदान दिया गया है, उन्हीं लोगों को उसको पुरस्कार को दिया गया है। तो हमारे इस न्यूज आर्टिकल के अंदर आपके एग्जाम के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर। इसके बारे में आप जान लो। एक तो जोधपुर के 4 टुकड़े कर दिए, एक इलेक्शन आ रहा है, सीएम साहब भी जोधपुर से, और ये पुरस्कार जिनके हाथों से दिया गया वो सीएम साहब भी थे हमारे। ठीक है, अब हम राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर के बारे में भाइयों बहनों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए। तो इसकी स्थापना होती है 16 दिसंबर 1957 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। आपसे नहीं पूछेगा कोई कि किस सन को स्थापना हुई, किस डेट को स्थापना हुई, और मरते मारते पूछ लेगा तो सन पूछ लेगा, डेट तो कैसे भी नहीं पूछेगा, कैसे भी नहीं पूछेगा। भाई 4 अलग अलग सोर्स उठाओगे तो एक 13 दिसंबर बताएगा, एक 17 दिसंबर बताएगा, एक 16 दिसंबर बताएगा, एक 10 दिसंबर बताएगा। ये दिसंबर के चक्कर में आप अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। फिर आप बैठ के चर्चा करोगे, यार नहीं तू गलत है, मैंने 10 दिसंबर पढ़ा है, तो अरे तेरा मास्टर ही खराब है, 16 दिसंबर बता रहा है। ठीक, तो अपन को ज्यादा से ज्यादा सन याद कर लेनी है, वो भी इस तरह की संस्थाओं की जो फिक्स है, अब बदलने वाली नहीं है। ठीक है, चलो। ये क्या है, राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पे इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा था? राजस्थान का शिक्षा विभाग। परंतु अभी यह किसके विभाग के अंडर में आती है? कला संस्कृति विभाग के अंडर। शिक्षा विभाग पर बहुत ज्यादा काम हो गए। पहले शिक्षा विभाग भी बस ऐसे ही नल्ला था। 1957 के अंदर क्या ही तो कार्य होंगे, पढ़ने के नाम पर तो लोग रोते थे, क्या करेगा पढ़ के। ठीक है, यह संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में कार्य करती है। भाई संगीत और नाटक तो इसके नाम में ही है, नृत्य नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि नृत्य के क्षेत्र में ही संस्था कार्य करती है कि नहीं करती। यह राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, तो पूछ लिया जाएगा। सिर्फ संगीत के में, संगीत और नाटक के में, संगीत नाटक नृत्य तीनों के में। चलो ठीक है, इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या है भाई? कि भाई इस पहले शिक्षा विभाग के मन में क्या आई ऐसी कि संगीत, नाटक और इस चीजों को शुरू कर दिया जाए जब देश के अंदर भुखमरी थी। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है नृत्य, नाटक, संगीत के संबंध में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के बीच में विचारों और तकनीकी का आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना। तो मेरे भाइयों बहनों, राजस्थान हमारा, पहले आपने सुना होगा रंगीलो राजस्थान। राजस्थान सच में रंग रंगीला है। और दूसरे देश राज्यों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस राज्य पे पूरी तरह से फिट होती है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। ये राजस्थान के संबंध में बिल्कुल फिट होता है। 4 कोस जाओगे पानी बदल जाएगा, 8 कोस जाओगे बोली भाषा ही बदल जाएगी, संस्कृति बदल जाएगी, कला बदल जाएगी।
तो जब इतनी विविधताएं हों तो उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सारी जो विविधताएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत रिच हैं। सारे कल्चर अपने अपने क्षेत्र में बहुत रिच हैं। आप मारवाड़ चले जाओ, आप मेवाड़ चले जाओ, आप थार के धोरों में जाओगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा, और अरावली की पहाड़ियों में जाओगे तो दूसरे तरह का आनंद आएगा। मतलब राजस्थान तो राजस्थान ही है भाई। राजस्थान से तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान से ज़्यादा अच्छा कोई राज्य होगा। ठीक है, आप यहाँ जाओ तो रेत के धोरे, दूसरी तरफ आप माउंट आबू जाओ तो स्नोफॉल का मजा ले लो, थोड़ा और आगे चले जाओ तो डेंस फॉरेस्ट ले लो, थोड़ा और ऊपर की तरफ चले जाओ तो झाड़ियों कांटों का आनंद लो। चलो ठीक है मेरे भाइयों, आपकी समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में अनुसंधान करना। भाई ये सिर्फ अपने लिए नहीं करता कि सिर्फ राजस्थान की जो जो कलाएं राजस्थान में हैं उन्हीं के बारे में रिसर्च करें। राजस्थान के अंदर यदि कोई भारतीय नृत्य, भारतीय नाटक, मतलब दूसरे स्टेट का नृत्य और नाटक जो है अगर वो भी प्रचलित है तो उसके बारे में भी क्या करना है, अनुसंधान करना है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है अपना कि राजस्थान में कार्यरत अपने संबद्ध निकायों की गतिविधियों का समन्वय करना। भाई राजस्थान में सिर्फ एक ही संस्था थोड़ी होगी जोधपुर में, इस संस्था के कई उपभाग भी होंगे। कोई कहीं पूर्वी राजस्थान में कार्य कर रही होगी समन्वय के लिए, कोई हाड़ौती के क्षेत्र में कार्य कर रही होगी समन्वय के लिए, कोई आपके उधर शेखावाटी में काम कर रही होगी अपने समन्वय के लिए, जो कलाएं हैं उनके R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उन सभी निकायों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित कौन करता है? आपका है संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर। ठीक है, लोक परंपराओं का रिकॉर्ड रखना। देखो मेरे भाइयों बहनों, कई लोक परंपराएं राजस्थान में हैं तो बहुत रिच, लेकिन उनका पालन करने वाले, उन रिचुअल्स का पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं, या एक बहुत छोटे क्षेत्र पर होती है वो। तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? उसका रिकॉर्ड कौन कायम करेगा? भाई वो कहाँ तक पहुंच गई और आगे कैसे ले जाएंगे, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो वो रखता है आपको संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर। ठीक है, यह क्या करता है? सांस्कृतिक संगठनों के, संस्थानों का प्रशिक्षण शिविर भी स्थापित करता है। क्या करता है? इनको प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षण शिविर भी स्थापित करता है कि भाई आपकी जो कला है उसको विश्व स्तरीय रूप में और किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है उसके बारे में ये शिविर स्थापित करके प्रशिक्षण भी देना। अब अपन कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों ही बिंदु आपके एग्जाम के अंदर आने के 100% चांस हैं, इसके बहुत चांस है। एक तो ये एकेडमी चर्चा के अंदर है, क्योंकि स्वयं श्री गहलोत जी का यहाँ पर जाना बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी समारोह के अंदर जब CM शिरकत करते हैं तो सच में वो सम्मान बड़ा ही होता है। राज्य स्तर पर तो बहुत बड़ा होता है, नहीं तो CM को इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो किसी छोटे प्रोग्राम में जाए। ठीक है, तो जब CM गए हैं तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ये संस्था बहुत बड़ी है। ठीक, तो इसके बारे में दो चीज जान लेते हैं। इस अकेडमी का लोक कला संग्रहालय जय नारायण व्यास मेमोरियल हॉल, टाउन हॉल जोधपुर में स्थित है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि आपकी जो राजस्थान की संगीत नाटक अकेडमी है उसका लोक कला का संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपसे जय नारायण व्यास का नाम दे देगा, किसी बिड़ला जी का नाम दे देगा, किसी बजाज साहब का नाम दे देगा। इस तरह से जय नारायण व्यास मेमोरियल हॉल, जमुनालाल बजाज मेमोरियल हॉल, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल, राजीव गांधी मेमोरियल हॉल, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉल, इस तरह से दे देगा आपको और पूछ लेगा एक प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, और इस तरह के प्रश्नों को याद करने को आपको आवश्यकता है, क्योंकि यदि करंट अफेयर के किसी एग्जाम के अंदर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न ऐसा होगा जो डेट और सन से होगा, डेट एंड ईयर पूछे जाएंगे उसके अंदर, बाकी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, यह त्रैमासिक पत्रिका रंग योग का प्रकाशन करती है। यह त्रैमासिक पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित राजस्थान में पहले भी प्रश्न आ चुके हैं। तो एक जो पत्रिका है 3 मास की, मतलब 3 मास तक क्या क्या गतिविधियां रही, वो रंग योग के नाम से कौन कौन सी चीज फेमस रही, कौन कौन सी चीज में R&D की गई है, वो रंग योग के नाम से प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों हम फिर से चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो हम सबसे पहले हमने जनाधार ई-वॉलेट पढ़ा। ई-वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पढ़ा, सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों को
इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के नगद और गैर नगद राशि के जो वाउचर्स हैं उनका भुगतान किसके माध्यम से किया जाएगा? जन आधार वॉलेट के नाम से। जन आधार के बारे में आप पहले से ही जानते हो, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। ये परिवार के स्तर पर भी होता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, ठीक है। ये आपकी एक यूनिवर्सल आईडी है राजस्थान की, जन आधार है तो सब कुछ है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा, आश्रितों की सेवा करना। आश्रित कौन है? वृद्ध है, दिव्यांग है, विधवाएं, इस तरह के आश्रित लोग हैं, उनकी सेवा करना। किस तरह से? कि उनको घर बैठे ही लाभार्थी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। और तीसरा टॉपिक था हमारा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। ये 3 जगह पर स्थापना हुई, जोधपुर, जयपुर, कोटा के अंदर, ठीक है। राजीव गांधी जी के बारे में हमने जान ही लिया, आईटी के जनक है राजस्थान, भारत के अंदर। तो ये जो संस्था है, जो इनोवेशन हब है, वो स्टार्टअप और सर्विस प्रोफेशनल्स को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मेनली इसका जो है ना, वो है नॉलेज सर्विस, मतलब नॉलेज बेस्ड जो सेवाएं होती हैं उनको बढ़ावा देना, और इनोवेशन हब के रूप में राजस्थान को विकसित करना, ठीक है। अब देखते हैं हम, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापना हुई है जयपुर के अंदर, जामडोली में। किस विधेयक के अंतर्गत? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक 2023 जयपुर, ठीक है। अगला था हमारा कला पुरोधा सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जोधपुर के द्वारा दिया जाता है, यह दिया गया है। कला पुरोधा सम्मान 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वर्ष से ऊपर के 51 कलाकारों को दिया गया, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। इसके बाद हमने राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी के बारे में जाना था। स्थापना 1957 में, पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? शिक्षा विभाग के। अब आता है कला संस्कृति विभाग के, संगीत नृत्य नाटक के क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखा, राजस्थान जो अकेडमी है उसका लोक कला संग्रहालय जय नारायण व्यास मेमोरियल हॉल, जिसको टाउन हॉल के नाम से भी जानते हैं, टाउन हॉल जोधपुर में स्थित है। यह त्रैमासिक पत्रिका रंग योग का प्रकाशन करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की न्यूज के बारे में क्लियरिटी आई होगी। अब हम कल हाजिर होंगे आपके सामने फिर से नया डिस्कशन के टॉपिक लेके, नए दिन के करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।